नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरज समाचार और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। 41 जुलाई 41 खबरों में आप सभी का स्वागत करती हूं और इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आप सभी से सरोकार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ली राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर की विस्तृत चर्चा। तृतीय राष्ट्रीय लैक्रोस चैंपियनशिप में राजस्थान ने जीते 6 वर्गों में 5 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। छबड़ा सुपर तापीय विद्युत परियोजना का ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है भजनलाल सरकार। घुमंतु, अर्ध घुमंतु और आवासहीन व्यक्तियों को आवंटित किए जा रहे हैं भूखंड के पट्टे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आगरा में संपन्न हुई तृतीय राष्ट्रीय लैक्रोस चैंपियनशिप 2025-26 में राजस्थान के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों द्वारा सभी 6 वर्गों में 5 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीतने पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में राज्य सरकार कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं आवासहीन व्यक्तियों के कल्याण के लिए अनेक कार्य कर रही है। उनको भूखंड और पट्टे दिए जा रहे हैं जिससे उनको निवास की कोई भी समस्या न हो। 12 जिले के छबड़ा में ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने थर्मल पावर प्लांट का निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने प्लांट की अलग अलग यूनिटों को देखा और बिजली उत्पादन की स्थिति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। प्लांट की 4 इकाइयों से 250 मेगावाट के हिसाब से पूरी क्षमता में बिजली बन रही है। मंत्री श्री नागर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्पादन में आ रही तकनीकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की जाए। हमारी थर्मल की जो सुपर क्रिटिकल दोनों इकाइयां हैं और उनका निरीक्षण भी किया है और यहाँ पर हमारी 4 इकाइयां 250 मेगावाट की 1000 मेगावाट की है। तो इनमें उत्पादन ठीक से हो, आने वाली हमारी गर्मी में उत्पादन पर्याप्त हो और जिस तरह से एक इकाई हमारी सडनली अनएक्सपेक्टेड रूप से 660 मेगावाट में जो फेलियर हुआ है उसका भी मुझे निरीक्षण करना था कि उस फेलियर में क्या कारण रहे हैं, क्या कमी आ रही है जिसकी वजह से वो शेड्यूल मेंटेनेंस के बाद भी फेलियर आया है। तो उसकी रिपोर्ट भी हम बनवाएंगे ताकि इस तरह के फेलियर आगे नहीं आवे और हमें जब जरूरत हो पीक आवर्स में या पीक डिमांड के समय तब हमारी कोई यूनिटें बंद नहीं हो। इस तरह की व्यवस्था करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। हमने पूरा प्रयास किया कि हमारे जो कोयला आधारित संयंत्र है उनको पर्याप्त कोयला मिले। आज हमारे हर कोयले के संयंत्र में लगभग 23 दिन से 25 दिन के कोयला का बम्पर स्टॉक है जो कभी नहीं रहा आज तक। और हमारी जिस कैप्टिव माइंस थी छत्तीसगढ़ में वो तीनों माइंस हमें मिल गई है। 2 माइंस में हमारा उत्पादन शुरू हो गया है, तीसरी माइंस में भी प्रक्रियाधीन है, उसकी भी सारी हमने एनओसियां लेकर के और उसकी भी छत्तीसगढ़ की सरकार से सारी परमिशन मिलने के बाद उसमें भी शीघ्र उत्पादन शुरू होगा। तो इस तरह से हमारी खुद की इकाइयाँ पर्याप्त मात्रा में कोयले के साथ और उनकी उपलब्धता के साथ चले। मेंटेनेंस में जो भी कमियां हो उनका भी हम प्लांटों में जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं, उन कमियों को चिन्हित कर रहे हैं। अगर किसी तरह का हमारे अभियंताओं के माध्यम से कोई सुझाव आता है तो उस सुझाव को भी हम लागू करेंगे, लेकिन हमारा उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हो और हमारी इकाइयाँ पर्याप्त रूप से रखरखाव करें। जब ये हमारे यहाँ उत्पादन होगा तो उसके हमें डे टाइम की तो हम हमारी पूर्ति करेंगे इसी, लेकिन अतिरिक्त उत्पादन होगा उससे हम बैटरी स्टोरेज लगा करके और बैटरी को चार्ज करेंगे। डे टाइम पे जो हमारी अतिरिक्त उपलब्धता है सोलर की उससे बैटरी चार्ज हो जाए और रात के समय जब पीक आवर्स में हमें ज़रूरत है उस समय वो डिस्चार्ज हो तो उससे हमारे जो रात में पीक आवर्स में हमें बिजली मिले। इससे एक तो ग्रीन एनर्जी मिलेगी कि दिन में सोलर से हम चार्ज कर रहे हैं और रात को बैटरी से डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो जो स्टोरेज होगा वो ग्रीन और पोल्यूशन फ्री होगा। एक ये आज के आने वाले समय में जो आवश्यकता भी है और उसके लिए हम काफ़ी आगे जा रहे हैं। 4 यूनिट जो 250 मेगावाट की है, 2 660 मेगावाट की है और इसमें आगे फ्यूचर में हम एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। हमने एक जेवी बनाई है एनटीपीसी के साथ 50-50% पे, उससे 660 मेगावाट की 2 इकाइयाँ और लगाने का इसमें चाह रहे हैं।
इससे यहाँ की जनता को और राजस्थान की जनता को बिजली मिलेगी, पर्याप्त बिजली मिल सकेगी आगे आने वाले भविष्य में। और इसी प्रकार हम सोलर उत्पादन निगम सोलर में भी अपना सोलर पार्क बना रहा है, और सोलर पार्क बना के हमने एक जेवी बनाई है MGL और सारे सेंट्रल PSU के साथ, उसमें हम सोलर प्लांट लगाएंगे। और एक हमने बैटरी एनर्जी सिस्टम भी, उसके भी टेंडर्स किए, उसमें भी हमने भी ऑर्डर अवार्ड किए हैं 4 मेगावाट आवर्स का एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो वो सिस्टम किस तरह से काम करता है? 1000 मेगावाट आवर का है। उसमें पीक आवर में रात के समय जैसे जो पीरियड रहती है, उससे हम उस समय बिजली प्रोवाइड करेंगे। पर्यावरण और वन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने सरिस्का के सिलीवेरी स्थित नाहर शक्ति माता मंदिर में पूजा की और प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के विकास और मरम्मत के लिए पूरी मेहनत से काम कर रही है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अब तक 2 बजट पेश किए हैं और दोनों ही बजट ऐतिहासिक रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन बजटों में सभी वर्गों, किसान, महिला, युवा और गरीब का ध्यान रखा गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पिछले 15 महीनों में प्रदेश में तेजी से विकास हो रहे हैं। मंत्री श्री कुमावत ने सुजस से बातचीत में ये भी बताया कि सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का उन्होंने निरीक्षण किया और आगे भी विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 15 महीने हुए, और 15 महीने के कार्यकाल में भी 2 बजट हमारी सरकार के पेश हुए, और दोनों बजटों में पूरे राजस्थान में ऐतिहासिक बजट पेश किए। जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के समाज के सभी वर्गों के को जोड़ते हुए, चाहे वो किसान हो, महिला हो, युवा हो या गरीब हो, सभी के उत्थान के लिए, और सारी भौतिक सुविधाएं, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, ये सारी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बने, इनकी सुविधाएं जनता को कैसे मिले, इस दिशा में हमारी सरकार ने बजट पेश किए हैं। और बजट निश्चित रूप से उनको क्रियान्वित करने के लिए भी सरकार पूरी इस तरह से कार्रवाई कर रही है, तत्परता से कर रही है। प्रभारी मंत्रियों को सभी जिलों को भेज करके जमीन अलॉटमेंट और जल्दी से जल्दी उनकी क्रियान्वित हो, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो निश्चित रूप से विधानसभा क्षेत्र में हमने जो मांगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, चाहे वो नहरों के खाले पक्के करने का काम हो, तकतगढ़ में सिंचाई के लिए नया IN ऑफिस खोलने का काम हो, तकतगढ़ में PhD का ऑफिस खोलने का काम हो, सुमेरपुर में नया सदर थाना खोलने का काम हो, नए GSS बनाने, सुमेरपुर में 220, तकतगढ़ क्या नाम सांडेराव और कोसलाव के बीच में 132 kV, और 3-4 अन्य GSS विभिन्न जगहों पर बनाने का काम हो। और निश्चित रूप से दूसरे सड़कों के मामले में देखें तो 150 करोड़ के आसपास सड़कें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुमेरपुर विधानसभा के लिए दी है। साथ ही साथ में पुलिस थाना तकतगढ़ में जिनका भवन है वो पानी में नीचे धरातल पे नीचे था, तो जब यहाँ बरसात आती तो पूरा भवन डूब जाता था, कई बार रिकॉर्ड भी खराब हो जाता था। उसकी नई बिल्डिंग बनाने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तकतगढ़ के एंट्री पॉइंट को ठीक करने के लिए 12.34 करोड़ की सड़क दी है। साथ ही सुमेरपुर में जो किसान गौरव पथ है जवाई बांध रोड पे, वहाँ पर सीवरेज के कारण से वो रोड बार बार अंदर धंस रहा था, तो उससे वहाँ CC रोड बनाने के लिए 8 करोड़ रुपये दिए। और जो तकतगढ़ से सुमेरपुर से चाकानगर की तरफ हाईवे पे जो रोड जाता है, मेन एंट्री रोड है, वहाँ भी 10.5 करोड़ रुपये और वही पुल निर्माण के लिए भी बजट में घोषणा की है। इस तरह से बिपरजॉय तूफान में जो हमारे कई जगह पुल टूटे थे, चाहे खीमड़ा का पुल हो, खामड़ी बांगड़ी का पुल हो, मंडल का हो, देवतरा का हो, बारंदा का हो, ये सारे पुल टूटे थे। इन पुलों की नई स्वीकृति भी हमें मिली है, और नई सड़कें जो बिपरजॉय से टूटी थी वो उनको भी नवीनीकरण करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया।
साथ ही साथ में शिवगंज और सुमेरपुर को जोड़ने वाला जो पुल है वो पुल बरसात से कई बार क्षतिग्रस्त हुआ और अभी वो रिस्की है, तो उसके निर्माण के लिए भी 20 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए है। साथ ही साथ में पशु चिकित्सालय खोलने के लिए सुमेरपुर विधानसभा में जहाँ आवश्यकता थी पंचायत हेडक्वार्टरों पे वहाँ पर नए उपकेंद्र खोलने की भी स्वीकृति दी है। और सुमेरपुर और तखतगढ़ जो बड़ी सिटी है वहाँ पर पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल खोलने की भी स्वीकृति दी है, जिससे पशुओं के ऑपरेशन के लिए यहाँ के लोगों को, सुमेरपुर क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। पहले सिरोही जाते थे, पाली जाते थे ऑपरेशन के लिए, गणेरा जाते थे प्राइवेट हॉस्पिटल में। अब यहाँ पर पॉलीक्लिनिक बन जाएगा दोनों जगह, तो यहाँ ऑपरेशन की सुविधा होगी और दूसरी जगह से लोग भी आकर के उसकी सुविधा का उपयोग उनको भी मिलेगा। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री और अलवर के सांसद श्री भूपेंद्र यादव 3 और 4 मई को अलवर संसदीय क्षेत्र की अलग अलग ग्राम पंचायतों में सांसद संपर्क संवाद यात्रा करेंगे। इस दौरान वे बजट घोषणाओं और मुख्यमंत्री और सरकार की योजनाओं की जानकारी आमजन को देंगे। इसके साथ ही वह लोगों से सीधा संवाद भी करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे और समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी देंगे। सांसद संपर्क संवाद के अंतर्गत मैं 4 गांव का एक क्लस्टर बना करके जा रहा हूं। मैंने 40 पंचायतें कवर कर ली है। ग्राम पंचायत, ग्राम तो काफी ज्यादा हो गए हैं। मुझे लगता है मई में भी मैं 40 और पंचायतों को कवर कर लूंगा। और ये जो विषय है, एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत हर पंचायत में 11 पेड़ देकर के आना, हर पंचायत में टीबी मुक्त की अपील करना, जो टीबी मुक्त हो गई है उनको सर्टिफिकेट वितरण करना, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना है उसको बढ़ावा देना, पशुपालकों के लिए जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उस गोकुल मिशन को ले जाना, गांव में जो प्रधानमंत्री जी के माय भारत का यूथ क्लब है उस यूथ क्लब को गांव के अंतर्गत खुलवाना, और एक तरीके से जो लोगों का बाकी जो पब्लिक ग्रीवेंस है उनको पूरा करने के लिए हमारा ये सांसद संपर्क कार्यक्रम चलता है। और ये लगातार ऐसी चलने वाली योजना है जिसमें मैं अपने संसदीय कार्यकाल की जब मेरी समाप्ति होगी तब तक मेरा लक्ष्य है कि मैं हर पंचायत तक पहुंच जाऊंगा और साल में एक बार, क्योंकि 4 गांव को मिलाकर के मैं करता हूं, साल में एक बार सभी पंचायतों से मिलने का कार्यक्रम। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री वैभव शर्मा ने बानसूर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने बानसूर थाने और डीएसपी कार्यालय का जायजा लिया और पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद उन्होंने थानाधिकारी श्री सुरेंद्र मलिक के साथ क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान यातायात व्यवस्थाओं को भी देखा गया और पुलिस कर्मियों को सुधार के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने कालिका पेट्रोलिंग टीम से मुलाकात की और स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर भी किए जा रहे कार्यों की सराहना की। ये कस्बा बानसूर में यातायात व्यवस्था और जो हमारी कालिका यूनिट है, हॉस्पिटल वगैरह, इन सब का जायजा लिया गया कि यातायात व्यवस्था किस तरह से सुगम बनाया जा सके। तो आज पैदल मार्च करके और जो भी रूट से उनको देखा गया है, कालिका यूनिट से भी बात की है, आसपास जो मार्केट में बच्चियाँ हैं उनसे भी बात की, तो सभी को बताया है कि हमारी यूनिट जो है किस तरह से काम करती है और आप किस तरह से इस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। बाकी सीओ ऑफिस और थाने का भी औचक निरीक्षण किया है, उसकी व्यवस्थाएं ठीक है। जो भी कमियां लगी हैं उसके लिए निर्देशित किया है थानाधिकारी और विभागाधिकारी। सर, एक तो सबसे ज़्यादा समस्या जाम की लगी रहती है, वो भी हॉस्पिटल के सामने। वो सारे ही रूट्स देखे हैं, आपने देखा होगा, मैंने खुद पैदल चल के ये रूट्स देखे। जल्दी ही यहाँ पे ट्रैफिक कर्मी और थोड़े से स्टाफ की मदद से इस समस्या से निजात जल्दी से मिलेगी। पोखरण विधानसभा में अब रोडवेज बसों का संचालन नए केंद्र बस स्टैंड से शुरू कर दिया गया है। पहले बसें जैसलमेर रोड पर बने अस्थायी बस स्टैंडों से चलती थी, जिससे मुख्य सड़कों पर जाम लगता था। बसों के साथ साथ ठेले और टैक्सी चालकों की भीड़ से यातायात व्यवस्था बिगड़ जाती थी। लोगों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को देखते हुए विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने मुख्यमंत्री से नए केंद्रीय बस स्टैंड की मांग की थी। सरकार ने अब इस पर करोड़ों रुपए की राशि मंजूर की है, जिससे शहरवासियों में खुशी का माहौल है। लोगों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का तहे दिल से आभार भी व्यक्त किया है। संभागीय आयुक्त श्री राजेंद्र सिंह शेखावत ने हिंडौली उपखंड के ठीकरदा गांव में हुई ग्राम पंचायत स्तर की जन सुनवाई में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी,
जन सुनवाई में उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनकी शिकायतें और परेशानियां ध्यान से सुनी। श्री शेखावत ने मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ग्रामीणों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि समस्याओं का समय पर हल किया जाए, इसकी रिपोर्ट भी पेश की जाए। जिला परिषद के सीईओ श्री हनुमान सिंह राठौड़ और सभी ब्लॉक विकास अधिकारी एक बैठक में शामिल हुए। इसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्रदेश समन्वयक श्री के गुप्ता ने पंचायत समितियों से गांवों की सफाई के काम की जानकारी ली। श्री गुप्ता ने कहा कि स्वच्छता हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है और यह प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा सपना है। उन्होंने मॉडल पंचायतों में सफाई के तय नियमों के मुताबिक काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी सिर्फ कागजों और भाषणों पर ध्यान न देकर गांव में ईमानदारी और इच्छा शक्ति से काम करें ताकि जमीन पर साफ सफाई नजर आने लगे। इससे कई बीमारियां कम होंगी और डूंगरपुर जिला स्वस्थ बनेगा। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर हमने स्वच्छता को किस तरह से धरातल पर उतारा जा सकता है, इसके बारे में कई बार मैंने दिशा निर्देश दिए। मैंने यहाँ तक भी कहा कि केवल भाषणों से और मीटिंगों से स्वच्छता नहीं हो सकती जब तक कि हमारी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं हो। आज रोल मॉडल ग्राम पंचायतें जिनको करीब 1.5 साल हो गया, हम एक ग्राम पंचायत को रोल मॉडल नहीं बना पाए। हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब रोल मॉडल ग्राम पंचायतें बनानी होगी जिसमें डोर टू डोर कचरा संग्रहण, सामुदायिक शौचालय साफ होने चाहिए। इसके अंदर पर्यावरण और जल भी सम्मिलित है। जल के लिए हमने कहा कि जल स्तर को बढ़ाने के लिए सभी विकास अधिकारी को अपने अपनी पंचायतों के अंदर जितने तालाब हैं सारे तालाबों की सफाई करें। पहले पिछले वृक्षों को जितने भी पेड़ लगाए हैं उनको उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। रास्ता खोलो अभियान के तहत एक बार फिर नदबई क्षेत्र के 11 गांव में प्रशासन ने अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के पैतृक गांव अटारी में भी पिछले 11 साल से बंद रास्ते को अतिक्रमण हटाकर फिर से खोला गया। प्रदेश सरकार का ये अभियान 20 मई तक चलेगा, जिसमें रास्तों पर किए गए अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं ताकि आवागमन में लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। राज्य सरकार द्वारा आम जन को राहत प्रदान करने एवं रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए 21 अप्रैल से 20 मई तक 1 महीने के लिए रास्ता खोलो अभियान संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुपालना में नदबई तहसील में 11 गाँव में रास्ते खुलवाए गए हैं। पिछले बुधवार को भी 10-11 गाँव में रास्ते खुलवाए थे और अभी मेरी उपस्थिति में अटारी गाँव में आबादी के बीच में जो सड़क है वहाँ लोगों ने पक्के कच्चे अतिक्रमण करके अस्थायी अतिक्रमण कर रखा था, जिसको जेसीबी की सहायता से राजस्व टीम द्वारा हटवा के रास्ता साफ करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा चाहते हैं कि राजस्थान के सभी सरकारी विभाग आम लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें ताकि लोगों को कोई भी परेशानी ना हो और वे राहत महसूस करें। और इसी के तहत ट्रैफिक पुलिस ने अपनी सजगता और मेहनत से एक महिला का लाखों रुपए का खोया हुआ सामान वापस दिलाया। पाली की रहने वाली मनोरमा बाबा विष्णुगिर धाम में पूजा करके लौट रही थी कि लौटते समय उनका कीमती बैग ऑटो में छूट गया, जिसमें 4 से 5 लाख रुपए के सोने के गहने और जरूरी सामान था। ट्रैफिक पुलिस ने मेहनत कर बैग ढूंढ निकाला और महिला को सुरक्षित लौटाया, जिससे महिला और उसके परिवार ने पुलिस का आभार भी व्यक्त किया। मैं वंशान हेड कांस्टेबल यातायात शाखा धौलपुर कल विश्लेषण बाबा से गुलाबबाग पर आई और गुलाबबाग से बैठकर बस स्टैंड की तरफ गई। वहाँ पर उसका 2 बैग छूट गए थे, तो वो आकर उसने गुलाबबाग पर शिकायत दर्ज की। उसमें बताया कि मेरे 2 बैग हैं, उसमें करीबन 4-5 लाख का सामान है। किस पर मैंने हेड कांस्टेबल बाबूलाल ने, मैं कांस्टेबल चेतन व योगेंद्र के रिकमांड से जानकारी प्राप्त की तो F2 का नंबर मिल गया, जिसको डिटेल किया जाकर F2 वाले को लाकर तो महिला को सुपुर्द किया गया। महिला ने अपने जेवरात को व सामान को पहचान लिया, जिसे सुपुर्द किया जाकर न्यायालय तैनात पुलिस को बुलाया गया और कार्रवाई हमने उसको सुपुर्द कर दिया गया। 12 जिले के अंता में स्थित सोरसन वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे ग्रासलैंड के नाम से भी जाना जाता है, पक्षी प्रेमियों के लिए एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यहाँ 63 लाख रुपए की लागत से करीब 6 पर्यटक हट बनाए गए हैं,
जिनमें सभी जरूरी सुविधाएं हैं। अमलसरा क्षेत्र में खरमोर पक्षी के लिए प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है, जो अजमेर के बाद देश का दूसरा ऐसा केंद्र होगा। इससे पहले यहाँ गोडावन ब्रीडिंग सेंटर बनाने की भी कोशिश की गई थी। यहाँ कृष्ण मृग और कई प्रवासी पक्षियों की बड़ी संख्या देखने को मिलती है। आप सभी को बता दें कि इसीलिए सोरसन को वन्यजीव पर्यटन के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। 12 जिले की अंता पंचायत समिति में साधारण सभा की बैठक हुई है, जिसमें पेयजल, बिजली और मौसमी बीमारियों जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई। ये बैठक पंचायत समिति भवन में प्रधान श्री प्रखर कौशल की अध्यक्षता में हुई है। प्रधान ने जन स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि पूरे ब्लॉक में अभियान चलाकर सभी हैंडपंपों को दुरुस्त किया जाए, ताकि लोगों को पानी की परेशानी ना हो। डीडवाना में राज्य सरकार के निर्देश पर ग्राम पंचायत स्तर पर जनसुनवाई का आयोजन किया गया, ताकि लोगों की समस्याओं को तुरंत सुना और हल किया जा सके। जिला कलेक्टर श्री पुखराज सैन ने ग्राम पंचायत खाखौली में जनसुनवाई का निरीक्षण किया, वहां लोगों की परेशानियां सुनी। इसी दौरान उन्होंने पेयजल अतिक्रमण, राजस्व, बिजली, मनरेगा और पट्टों से जुड़ी 11 शिकायतों की सुनवाई की और संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा चाहते हैं कि आम लोगों की परेशानियों का तुरंत समाधान हो और अधिकारी खुद गांव-गांव जाकर उनकी बातें सुने और वही समाधान करें। इसी उद्देश्य से वैर विधानसभा की ग्राम पंचायत रणधीरगढ़ में जनसुनवाई कार्यक्रम रखा गया। इसमें उपखंड अधिकारी श्री राधेश्याम मीणा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और साथ ही आए अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर आमजन की समस्याओं का जल्द समाधान करने के लिए सिवाना उपखंड की ग्राम पंचायत कांखी में जिला कलेक्टर श्री सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई के दौरान लोगों ने अपनी परेशानियां कलेक्टर को बताई, जिन्हें फौरन हल किया गया। राज्य सरकार की त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के तहत जिले भर में ग्राम पंचायत स्तर पर जनसुनवाई आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के तहत जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा के निर्देशन में विभिन्न ग्राम पंचायतों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। उनकी परेशानियों का मौके पर ही समाधान किया गया। जनसुनवाई की सही निगरानी के लिए जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा खुद मालपुर ग्राम पंचायत पहुंचे और वहां ग्रामीणों से बातचीत की। फतेहपुर शेखावाटी में जिला कलेक्टर के आदेश पर जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए ग्राम पंचायत कायमसर के राजीव गांधी सेवा केंद्र में जनसुनवाई आयोजित की गई। भजनलाल सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। रामगढ़ कस्बे में गुरुद्वारे के पास सशक्त नारी समृद्ध गांव अभियान के तहत राजीविका की 60 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, साइबर ठगी से बचाव, बचत, बीमा, पेंशन, निवेश और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। अलवर जिले की महिलाएं भी इसमें शामिल हुई और वित्तीय मामलों में जागरूकता हासिल की। गर्मी और हीटवेव को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों की परेशानियां सुन रहे हैं और उनका समाधान भी कर रहे हैं। नदवई क्षेत्र की ग्राम पंचायत रौनीजा में एडीएम प्रशासन श्री घनश्याम शर्मा ने जनसुनवाई की और ग्रामीणों की परेशानियां सुनी। उन्होंने खासतौर पर बिजली, पानी और चिकित्सा से जुड़ी परेशानियों को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को तुरंत राहत मिल सके। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने बिजली, पानी और दूसरी जरूरी परेशानियां बताई, जिनमें से कई का मौकों पर समाधान किया गया और बाकी का तय समय में हल करने का भरोसा दिया गया। हनुमानगढ़ जिले की संगरिया विधानसभा क्षेत्र में गर्मी और लू से लोगों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर टिब्बी और संगरिया सरकारी अस्पतालों में अच्छी चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं। इससे मरीजों और उनके साथ आने वाले लोगों को राहत मिल रही है। लोग इस व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं। टिब्बी अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर मांगीलाल छिपा ने बताया कि महिला और पुरुष वार्डों में कूलर, पंखे और एसी लगाए गए हैं। साथ ही डॉक्टर की ओपीडी में भी मरीजों के लिए पंखे और कूलर लगाए गए हैं, जिससे गर्मी में राहत मिल रही है। जो अभी राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो हीट वेव की संभावना है, उसके हिसाब से अभी सीएससीटीबी में पूर्णतः सरकार के निर्देशानुसार पूर्णतः व्यवस्था कर दी गई है। सरकार के निर्देशानुसार कूलर और एसी की जो व्यवस्था होनी चाहिए, उसके मद्देनजर रखते हुए हमने सीएससीटीबी के मेल और फीमेल वार्ड को पूर्णतः वातानुकूलित कर दिया गया है। और ओपीडी में जहाँ पे वेटिंग एरिया में मरीजों के बैठने के लिए कूलर की व्यवस्था कर दी गई है। और पानी के लिए 2 वाटर कूलर हैं विद आरओ है और 2 वाटर डिस्पेंसर लगा दिए गए। कुल मिला के मरीजों के लिए
किसी भी प्रकार के मरीजों को परेशानी नहीं हो। राज्य सरकार की यही मंशा है और हमने उस अनुसार उसी दिशा निर्देश के अनुसार कार्य किया है। वर्तमान में सरकार ने अलर्ट जारी कर रखा है, येलो अलर्ट, जिसका टेम्परेचर 41 से 43 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए, और ऑरेंज अलर्ट है 43 से 45, और रेड अलर्ट है मोर देन 45 डिग्री टेम्परेचर। तो अभी तो ये और येलो और ऑरेंज के बीच में चल रहा है। अभी तक तो कोई ऐसा हीट वेव के भी पेशेंट आने स्टार्ट हुए नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे हीट वेव को मद्देनजर रखते हुए पूर्ण तैयारी है हमारी। ऐसे ही चलता है, पानी ठंडा है, बढ़िया है जी। और कोई दिक्कत नहीं है? नहीं जी, यहाँ के स्टाफ की कोई नहीं जी, नहीं जी, कोई नहीं। मेरे खून घट सी बोतल लगदियां बई वधिया इत्थे पानी धानी पीण नूं आ वधिया एसी लग्या वधिया आराम नाल डॉक्टर संभाल करदा। मेरे पिताजी यहाँ पे एडमिट है, उनकी देखभाल अच्छे से करिए। उस पानी की सुविधा भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो जिस रूम में एडमिट है वहाँ पे एसी भी लगा हुआ है, कूलर भी चल रहे हैं साथ में, डॉक्टर अच्छे से देखभाल कर रहे हैं उसकी। कोई भी सुविधा अच्छी है यहाँ पे मिल रही है। जो सरकार द्वारा जो गर्मी तेज उसके लिए रूम अलग अलग रूमों में एसी, कूलर, मच्छरदानी की सुविधा, ठंडे पानी की व्यवस्था और साफ सफाई की बहुत अच्छे से देखभाल की गई है। सिकराय के एसडीएम श्री नवनीत मीना ने उदयपुरा गांव के स्कूलों का निरीक्षण किया और इसी दौरान उन्होंने मिड डे मील, सफाई, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था देखी। उन्होंने अध्यापकों को बच्चों के नामांकन बढ़ाने के लिए कहा और छात्रों की उपस्थिति की भी जांच की। साथ ही स्कूल में चल रही गतिविधियों की जानकारी ली और स्कूल परिसर को साफ रखने के निर्देश दिए। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष श्री CR चौधरी गुरुवार को बाड़मेर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरे के दौरान उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सरकारी कृषि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और अधिकारियों से इन योजनाओं पर फीडबैक लिया गया। श्री चौधरी ने खास तौर पर फसल बीमा क्लेम की जानकारी ली और कहा कि किसानों को समय पर लाभ मिलना चाहिए। राज्य सरकार के निर्देश पर जिले में लोगों की परेशानियां जल्द हल करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर श्री देवेंद्र कुमार ने सिकराय पंचायत समिति की मीना, सिमला और चांदेरा पंचायतों में जनसुनवाई की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर रासायनिक खेती के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए कृषि विभाग ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस साल मानसून सीजन से राज्य सरकार की पहल पर उदयपुर जिले में 2500 हेक्टेयर जमीन पर प्राकृतिक खेती की जाएगी। इसके लिए 150 गांवों से 6250 किसानों का चयन किया गया है। इन किसानों को छोटे छोटे समूहों में बांटकर क्लस्टर बनाया गया है और हर क्लस्टर में 125 किसान शामिल होंगे। हाल ही में राष्ट्र स्तर पर एक नई पहल खेती में चालू की है, जिसे राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के नाम से जाना जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आज जो खेती में रसायनों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है और इससे चाहे भूमि प्रदूषित हो रही है, भूजल प्रदूषित हो रहा है और वातावरण प्रदूषित हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए, साथ ही जो इन रसायनों पर कृषक की जेब पर दबाव पड़ता है उसको कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की इस वर्ष से शुरुआत की जा रही है, जो कि वर्तमान खरीफ 2025 से ही उदयपुर जिले में भी लागू किया जाएगा। राज्य स्तर पर पूरे राज्य के अंदर समस्त जिलों में करीब 1800 प्राकृतिक खेती मिशन के क्लस्टरों का चयन किया गया है। प्रत्येक क्लस्टर में 125 कृषकों का चयन किया जाएगा और उस क्लस्टर में 50 हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न गतिविधियां अपनाई जाएगी। इसके अंतर्गत अब उदयपुर जिले में कुल 50 क्लस्टर का हमने चयन किया है, जो कि 14 पंचायत समिति में स्थित हैं। प्रत्येक क्लस्टर में 1 से 3 ग्रामों का चयन किया गया है और हर गांव में करीब हम लोग 40 से 50 कृषकों का चयन करेंगे, जिनके पास करीब 1 एकड़ भूमि हो। और आने वाले सीजन में उन कृषकों को जितनी भी जैविक खेती की विधाएं हैं, केमिकल रहित खेती की विधाएं, उन्हें समझाया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि बिना केमिकल के जैविक विधाओं से भी खेती करके अच्छा उत्पादन
प्राप्त किया जा सकता है। इटावा ब्लॉक के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जय किशन मीना ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिपलदा का निरीक्षण किया और वहां चल रही राजकीय योजनाओं की जानकारी ली। इसी दौरान उन्होंने अस्पताल की सफाई, महिला प्रसूति वार्ड, लू तापघात से बचाव के लिए विशेष वार्ड की व्यवस्था, निःशुल्क दवाओं और जांच योजनाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सा प्रभारी को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार हर व्यक्ति को समय पर और निःशुल्क उपचार मिले। इसी के लिए सभी व्यवस्थाओं को सही तरीके से चलाने के निर्देश भी दिए गए ताकि मरीजों को राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर रेल मंडल के सभाकक्ष में मंडल रेल प्रबंधक की अध्यक्षता में मंडल राजभाषा क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में सभी शाखा अधिकारी और उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने भाग लिया। राजभाषा अधिकारी श्री नरेंद्र सिवासिया ने स्वागत भाषण में बताया कि डीआरएम के मार्गदर्शन में जोधपुर मंडल में हिंदी भाषा के प्रयोग और प्रचार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिनके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ग्राम सेवा सहकारी समिति शेरगढ़ में खरीफ फसल की बुवाई के लिए किसानों को कृषि ऋण वितरण का काम शुरू हो गया है। व्यवस्थापक श्री वीरेंद्र सिंह सेडेसा ने बताया कि शेरगढ़, गुमान, सिंहपुरा, रामनगर और रामगढ़ के 900 किसान इस समिति से जुड़े हुए हैं। ऋण प्राप्त करने के लिए किसानों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमाबंदी की नकल और फसल बीमा फॉर्म भरकर जमा करना पड़ रहा है, जिसके बाद उन्हें ऋण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जोधपुर के पास थाना क्षेत्र में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया गया। जोधपुर कमिश्नरेट के डीसीपी श्री राज ऋषि वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस ने यह अभियान शुरू किया है। बासनी थाना क्षेत्र में फैक्ट्री में काम करने वालों, ठेले वालों और कॉलोनी वालों की सघन चेकिंग की गई। उनकी जानकारी ली जा रही है और दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है। यदि कोई भी अवैध तरीके से यहाँ रह रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि पूरे जोधपुर शहर में इस अभियान के तहत बांग्लादेशी नागरिकों की जाँच की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो भी अवैध रूप से बांग्लादेशी राज्य के अलग अलग कोने में अगर निवासरत है, उनकी पहचान करने हेतु ऐसा निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में आज पूरे जोधपुर कमिश्नरेट में जिन जिन फैक्ट्रियों में या कॉलोनियों में जो भी जगह हैं जहां पर ऐसे लोगों के निवासरत होने की संभावना है, वहां पर हमने कोम्बिंग किया है, एरिया डोमिनेशन किया है। जितने भी इस तरीके के मजदूर हैं या फैक्ट्रियों में काम करने वाले अलग अलग स्टाफ हैं, उनको हमने अभी अलग अलग थानों में इकट्ठा किया है। इनकी डिटेल से पूछताछ की जा रही है, इनके मोबाइल फ़ोन्स चेक किए जा रहे हैं, इनके दस्तावेज़ों को वेरीफाई किया जा रहा है और अगर कोई भी अवैध रूप से कोई भी बांग्लादेशी नागरिक अगर पाया जाएगा वेरिफिकेशन के बाद, तो उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कितने व्यक्ति अलग अलग थानों में अलग अलग संख्या है। अगर मैं बासनी थाने की बात करूं तो यहाँ पर करीब अभी 135 लोग को हम अभी पूछताछ कर रहे हैं, अभी पहले स्टेज में। इसी तरीके से बोरानाडा में हो रहा है, प्रतापनगर में हो रहा है, प्रतापनगर सदर में हो रहा है, देवनगर में हो रहा है। तो टोटल मिलाकर करीब 350-400 लोगों को अभी प्रथम स्टेज में अभी तक हम पूछताछ कर रहे हैं। किस तरह की कोई गतिविधि था? ये अभी पूछताछ कर रहे हैं। अभी सारे, जैसा मैंने बताया कि दस्तावेज़ों की चेकिंग चल रही है, बाकी इनके फ़ोन्स और अन्य चीज़ों की चेकिंग चल रही है। अगर कुछ पाया जाएगा तो आगे उस हिसाब से कहाँ ये काम करते हैं, चाहे वो ठेले वाले हों, चाहे वो फैक्ट्रीज़ हों, चाहे वो टेंट हाउसेज़ हों, सबकी योजनाबद्ध तरीके से एक सूची बनाई गई है थाने वाइज, और थाने वाइज इन सब लोगों की चेकिंग चल रही है, चाहे वो ठेले वाले हों, जैसा मैंने बताया, टेंट वाले हैं, केटरिंग वाले हैं, फैक्ट्री वाले हैं, सब जगह सघन रूप से चेकिंग चल रही है। उद्देश्य ये है कि कोई भी अगर अवैध रूप से यहाँ पर है तो उसके विरुद्ध हम करेंगे। हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के तहत भीलवाड़ा जिले में 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पौधारोपण के लिए बारिश के मौसम से पहले जरूरी प्रक्रिया और शुरुआती काम करने के निर्देश जिला कलेक्टर ने दिए। इसी संबंध में जिला सहकारी समिति और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बैठक भीलवाड़ा कार्यालय में हुई है, जिसमें जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू ने अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बारिश से पहले पौधारोपण के लिए सभी जरूरी काम शुरू कर दिए जाएं। आप सभी को बता दें कि इस साल भीलवाड़ा जिले को 31 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर बालोतरा के जिला कलेक्टर श्री सुशील कुमार यादव ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडल का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई, दवा वितरण केंद्र, ओपीडी, जनरल वार्ड, टीकाकरण स्टोर, दवाओं की उपलब्धता और मरीजों की देखभाल की स्थिति का जायजा लिया।
कलेक्टर ने मरीजों से बात की और पीएचसी में दी जा रही उपचार सेवाओं के बारे में भी फीडबैक लिया। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की उपस्थिति पंजिका भी चेक की। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने मिनी सचिवालय के सभागार में माई सिटी माई पार्क अभियान की शुरुआत की। यह अभियान अलवर शहर के पार्कों के जीर्णोद्वार और सौंदर्यकरण के लिए चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति को लेकर जिला कलेक्टर श्री लोक बंधु की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना के पहले चरण के लिए घरों की जियो टैगिंग 1 हफ्ते में पूरी करें और जहां काम शुरू नहीं हुआ है वहां तुरंत निर्माण शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार अगली किश्तें समय पर जारी करें ताकि काम तेजी से पूरा हो सके। जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी घरों का निर्माण जून तक पूरा हो ताकि लाभार्थियों को बरसात में परेशानी न हो। राज्य सरकार की जन सुनवाई योजना के तहत जिला कलेक्टर श्री लोक बंधु ग्राम पंचायत सिलोरा पहुंचे। यहां उन्होंने रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी परेशानियां सुनी। कलेक्टर ने मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए ताकि लोगों की परेशानी जल्द दूर की जा सके। 12 जिले के अंता एनटीपीसी में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर श्रमिकों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी अवसर पर परियोजना परिसर में काम करने वाले मजदूरों के योगदान को भी याद किया गया और उन्हें राष्ट्र निर्माण की नींव बताया। परियोजना प्रमुख श्री संजीव कुमार सक्सेना ने कहा कि श्रमिकों के बिना कोई भी औद्योगिक प्रोजेक्ट सफल नहीं हो सकता। उन्होंने मजदूरों की मेहनत, समर्पण और अनुशासन की सराहना की और बताया कि एनटीपीसी श्रमिकों के हित में कई योजनाएं भी चला रही है। राजस्थान सरकार के सशक्त नारी समृद्ध गांव अभियान के तहत कठुमर पंचायत समिति सभागार में राजीविका कृषल फाउंडेशन और आरजीबी के सहयोग से वित्तीय साक्षरता जागरूकता बैठक हुई। इस दौरान सभी वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचना चाहिए। सरकार की मुहिम सशक्त नारी समृद्ध गांव के तहत कठुमर ब्लॉक में एक वित्तीय साक्षरता चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें अनेकों एसएचजी की महिलाओं ने भाग लिया एवं वित्तीय साक्षरता के बारे में, साइबर फ्रॉड के बारे में राजस्थान पुलिस थाने से पधारे हुए स्टाफ रीना कुमारी, वीरेंद्र सिंह गुजर, रामेश्वर सिंह चौधरी जी ने भी अपने वक्तव्य रखे। बिहार के राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा के एफएलसी मनमोहन शर्मा जी ने भी बैंक की सभी योजनाओं के बारे में बताया। इसका उद्देश्य क्या है, आमजन को किस प्रकार इसका लाभ मिलता है, क्या बताना चाहिए? इसका उद्देश्य अवेयरनेस बढ़ाना है, जिससे सभी को योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके और योजनाओं की पहुंच सब निचले तबके तक पहुंच सके। लोन पहली बार हमें 1.5 लाख का लोन मिला था, उससे हमने थोड़ी थोड़ी जरूरतों की पूर्ति की थी। उसके बाद महिलाओं को भी समझाया था कि आपको दूसरों से तुम ब्याज के बदले ब्याज देते हो, फिर उनको अधिक ब्याज पे पैसे देते हो, इससे अच्छे तो आप अपने समूह से ब्याज लोन लो, कम से कम अपना ब्याज खुद के पास तो आएगा। राजीविका में जुड़ने से पहले हमारी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। लेकिन राजीविका में जुड़ने के बाद हमें एक दूसरे से पहचान हुई, गांव में हमारी पहचान हुई, हमें किस नाम से जाना जाता है कि ये राजीविका की महिलाएं हैं, एक दूसरे की मदद करती हैं। और राजीविका में ना जुड़ने से पहले नहीं तो हम बैंक में लेन देन करना जानते थे, नहीं हम बीमा के बारे में जानते थे कि बीमा क्या होता है, नहीं हम कोई साइबर फ्रॉड के बारे में जानते थे, नहीं हम ये बात जानते थे कि महिला अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती है, इस बात के बारे में भी नहीं जानते थे। लेकिन जब हम राजीविका में जुड़े हैं तो हमें सभी चीज़ों के बारे में जानकारी भी मिली है और उसे हम हासिल करना भी सीख रहे हैं। धीरे धीरे सभी दीदी अपनी हिम्मत जुटा रही है और नारी को हिम्मत बढ़ाने के लिए सभी एक साथ जुटकर काम भी करती हैं और सभी को इस चीज से बहुत फायदा मिलता है। देवली के सरकारी अस्पताल में डायलिसिस सुविधा की शुरुआत हो गई है और इसी सुविधा का शुभारंभ चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने किया। सरकार की ओर से 22 लाख रुपए की लागत से 2 डायलिसिस मशीनें दी गई, लेकिन टेक्नीशियन नहीं होने के कारण ये मशीनें अब तक बंद पड़ी थी। अब सरकार ने टेक्नीशियन की नियुक्ति भी कर दी है, जिससे दोनों मशीनें चालू कर दी गई। अब इन मशीनों से देवली और आसपास के मरीजों को रोजाना डायलिसिस की सुविधा मिल सकेगी। टोंक जिले में जिला अस्पताल के बाद देवली ऐसा दूसरा स्थान है जहां पर यह सुविधा शुरू की गई है। अभी हमारे काफ़ी टाइम पहले डायलिसिस की 2 मशीनें नहीं थी, तो जिनके लिए मैंने काफ़ी मेहनत करके उनके सामान को, टेक्नीशियन को बहुत जल्दी बुलाया और आज से हमने ये डायलिसिस की मशीन पे किडनी के जो पेशेंट हैं उनके लिए शुरुआत कर 2 पेशेंटों की शुरुआत हुआ।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आमजन की परेशानियों को जल्द सुलझाने के लिए पंचायत स्तरीय जन सुनवाई शिविर आयोजित किए गए। इसी दौरान संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह और जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप ने आहर क्षेत्र के निम्बला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित जन सुनवाई में 35 समस्याओं को सुना। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर भेजकर इन समस्याओं के त्वरित समाधान करने के भी निर्देश दिए। निम्बला ग्राम पंचायत में जन सुनवाई आयोजित हुई है और राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सभी इन जन सुनवाइयों में उपस्थित होंगे और जितना संभव हो सके समस्याओं का मौके पर निस्तारण करेंगे। तो उसी श्रृंखला में आज मैं और कलेक्टर साहब और हमारे जो अन्य विभागीय अधिकारी वो सभी जन सुनवाई में उपस्थित हुए हैं और यहाँ लगभग 35 परिवार आए हैं। कुछ तो मूलभूत समस्याओं से संबंधित है और कुछ ऐसी समस्याएं जिनका कि अपने मौके पर भेज करके रिपोर्ट मंगवाई, जैसे पीएचडी की समस्या है या बिजली की समस्या है, तो मौके पर यहीं से ही भेजा हमने जन सुनवाई से और उनसे रिपोर्ट प्राप्त की और उसके बाद हमने कोई कार्रवाई की है। जो 2 अच्छी चीज़ जन सुनवाई में हुई है जिसमें कि लोगों को त्वरित राहत मिली है, वो तो एक हमने पट्टा दिया है शारदा पत्नी किशोर दास वैष्णव को। उनका पट्टे का मामला लगभग काफ़ी समय से पेंडिंग था, तो उनको हमने सारा परीक्षण करके एक तो उनको हाथ हमने पट्टा दिया यहाँ पर। एक दूसरा, सभी ग्रामवासी चाहते थे कि जो बसंती एएनएम है उनको ग्राम गुड़ारामा में कार्य व्यवस्थार्थ लगा दिया जाए। उसका आदेश भी हमने अभी जन सुनवाई में ही जारी कराया है और जारी करा के सभी ग्रामवासियों को अवगत करा दिया है कि उनको कार्य व्यवस्था हमने यहाँ पर लगा दिया। सहकारिता विभाग जालौर ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में सहकार से समृद्धि विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की। ये प्रतियोगिता राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गोड़ी जी जालौर में हुई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रदेश में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने गृह विभाग की बैठक में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही ताकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा सके। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस इस मामले पर सक्रिय हो गई है और पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को चिन्हित कर रही है। प्रदेश भर में पुलिस ने एक गोपनीय अभियान भी शुरू कर दिया है। जालौर जिले में पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है जिसमें अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान की जा रही है। खासकर बंगाल और बाहरी राज्यों से आकर रहने वाले लोगों की जांच और सत्यापन किया जा रहा है। सलमान आईजी साहब जो की रेन सलमान एसपी साहब जालौर के निर्देशन में थाना क्षेत्र में रहने वाले बाहरी राज्यों के लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है। कई शाम से ये कार्य शुरू किया गया जिसमें अब तक 170 लोगों का वेरिफिकेशन या हुआ है। ये काम अनुरत जारी है। सभी संस्था प्रधान विभाग वाले व्यापार मंडल इन सभी से ये पुलिस की तरफ से अपील की जाती है कि आपके यहाँ जो भी नौकरी बाहर का रह रहा है कृपया करके अगस्त आने में इसके वेरिफिकेशन के लिए आप फैसला दे रहे तो संबंधित थाने से इसके राज्य के लिए उसका वेरिफिकेशन किया जा सके। ये भी पता चल सकता है कि वो कोई अपराधी तो यहाँ पर नहीं रह रहा है, अन्य कोई अवांछित गतिविधि या अपराधी करते सम्मिलित नहीं। सभी से ये अपील पुनः पुलिस द्वारा किए जाते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से भरतपुर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक श्री राहुल प्रकाश ने हिंडौन का दौरा किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही हिंडौन में सीएलजी सदस्यों की बैठक भी ली। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद उन्होंने लोगों से आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि लोग सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें और भड़काऊ बयान न फैलाएं और दूसरों द्वारा पोस्ट किए गए ऐसे संदेशों से गुमराह न हो। कामा में अन्नपूर्णा रसोई गरीबों के लिए एक बड़ा सहारा बन गई है। यहाँ बेसहारा, निर्धन और जरूरतमंद लोगों को सिर्फ 8 रुपए में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन मिल रहा है। राजस्थान सरकार की इस पहल की खूब सराहना भी हो रही है। अन्नपूर्णा रसोई में लोगों की सुविधाओं के लिए पंखे, कूलर और मनोरंजन के लिए टीवी की भी व्यवस्था की गई है। भारत के पास हमारी अन्नपूर्णा रसोई है। हमारे यहाँ पे सुबह के टाइम पे शुद्ध खाना और शाम के टाइम पे खाना मिलता है। एक थाली में हम सुबह के टाइम पे चावल, दाल, सब्जी, 6 रोटियाँ देते हैं।
शाम के टाइम भी हमारा यही खाना रहता है, शाम को सब्जी हमारी चेंज होती है। तकरीबन हमारे यहाँ पे कब 150 से प्लस हमारे टोकन कट जाते हैं, जिसमें बेरोजगार, अनाथ या मजदूरी करने वाले वो खाना खा के जाते हैं। कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं जो सुबह के टाइम यहाँ पे खाना खा के जाते हैं, जो कि जिनकी ड्यूटी अदालत में है। हमारे यहाँ पे सरकार ने अच्छी व्यवस्था दे रखी है, जैसे हमारे पास कूलर है, पंखे भी हैं और ये टीवी भी है। इसके अंदर सफाई भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल बराबर रहती है। और 8 रुपये टोकन का चार्ज 8 रुपये रहते हैं, जिसमें आदमी भरपेट खाना खा के जाता है। अन्नपूर्णा रसोई पे बढ़िया व्यवस्था है, यहाँ कर्मचारी बढ़िया है, सही काम करते हैं और ये गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत सारे। यहाँ का जो भोजन है कैसा है, आपको कितने दिन हो गए? देखो जो आपने सरकार ने जो योजना चलाई है ये गर्मी के लिए बढ़िया चलाई है। हम युवा हैं, किराए पर हैं, गरीब आदमी के लिए जो कोई धंधा दे दिया तो तुमने बहुत अच्छा बात करिया। हम भी हमारा गुजारा कर रहे हैं, हमारे बच्चे हमको भी गुजारा कर रहे हैं। आपने धन्यवाद, खूब बढ़िया खाना बन रहा है, खूब बढ़िया अपने सहन हो रही है। आपने जो बढ़ाया काम तो आगे भी बढ़ाओ, जो हमारा गरीब बंदों गुजारा हो जाए। माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के निदेशक श्री आशीष मोदी ने आदेश जारी किया है, जिसके तहत प्रदेश के करीब 5000 उप प्रधानाचार्य को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नत किया गया है। सरकार के इस फैसले से अब प्रदेश के स्कूलों में प्रधानाचार्य होंगे, जिससे स्कूलों के अध्ययन कार्य और अन्य गतिविधियों को गति मिलेगी। इस निर्णय से बागीदौरा उपखंड के कई स्कूलों को भी प्रधानाचार्य मिल पाए हैं, जो पहले बिना प्रधानाचार्य के चल रहे थे। जिस ब्लॉक में हम लोग नव पदस्थापित हुए हैं, वह ब्लॉक में प्रधानाचार्य के पद अधिकतम रिक्त थे, लेकिन सरकार ने शिक्षा की जिज्ञासा को दूर करने के लिए इन समस्त प्रधानाचार्यों को अलग अलग ब्लॉक में, विशेषकर बागीदरा ब्लॉक में लगाए हैं। और अब बागीदरा ब्लॉक समस्त एक भी पद रिक्त नहीं है प्रधानाचार्य का। शैक्षिक स्तर में गुणवत्ता लाने के लिए जो राज्य सरकार ने कदम उठाए हैं, उसका तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और नव पदस्थापित स्थान पर जो भी प्रधानाचार्य लगे हैं, उन प्रधानाचार्यों के माध्यम से बालकों के हित में शैक्षिक, सशैक्षिक, भौतिक गतिविधियां निश्चित रूप से सफलता के शिखर पर जाएगी। और धीरे धीरे आने वाले समय में जो निजी विद्यालय में बालक जो पढ़ने के लिए जाते थे, वे बालक भी अब सरकारी स्कूल की तरफ खींचे चले आएंगे। मैं पुनः सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू किए गए रास्ता खोलो अभियान के तहत प्रदेश भर में सरकारी रास्तों से अवैध अतिक्रमण हटाने का काम तेजी से चल रहा है। इस अभियान के तहत बयाना में प्रशासन ने गऊ घाट से चहल मार्ग तक बने अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की है। तहसीलदार श्री अंकुर जैन के नेतृत्व में राजस्व विभाग और नगर पालिका की टीम ने मिलकर ये कार्रवाई की। राजस्व निरीक्षक श्री सुब्रन सिंह और पटवारी श्री रोहित जांगड़ ने रास्ते का सीमांकन कर अवैध निर्माण की पहचान की है। फिर नगर पालिका की टीम ने अतिक्रमण हटाकर रास्ते को साफ और चौड़ा किया। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष श्री CR चौधरी ने बाड़मेर जिले का दौरा किया और सर्किट हाउस में शिव विधानसभा क्षेत्र के किसानों से मुलाकात की। इस दौरान किसानों ने अपनी परेशानियों के बारे में उन्हें बताया। श्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करने और उनके कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जल्द ही इन समस्याओं को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे, ताकि बाड़मेर के किसानों को अधिकतम लाभ मिल सके। कृषि विभाग और उससे संबंधित जो भी डिपार्टमेंट जो किसानों के लिए काम कर रहे हैं, उन विभागों के जिला लेवल के अधिकारियों की बैठक हुई थी और उस बैठक में पूरी समीक्षा की गई कि विभाग को क्या लक्ष्य दिए गए, उन्होंने अभी तक क्या काम किया, आगे उनके क्या आइडियाज़ हैं और उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही, क्या समस्याएं आ रही है, उनके ऊपर पूरा विचार विमर्श करके और इसकी रिपोर्ट आगे जाके गवर्नमेंट को भेजी जाएगी कि बाड़मेर के ये डिमांड थी, ये उन्होंने काम किया। जैसे फार्म पॉन्ड है, इसी प्रकार से बागवानी कृषि के अंदर थोड़ा पिछड़ रहा केवल अनार का, तो अनार का जब तक प्रोसेसिंग नहीं होगा, प्रोसेसिंग यूनिट कोई नहीं लगे, तब तक अनार की खेती में ज़्यादा लाभ नहीं होता। तो इसको और लाभप्रद बनाने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए हम लोग सारी बात मंथन कर रहे हैं। तो विभागों के अधिकारियों से आज बात पशुपालन में जैसे मंगला में क्या लाभ दिया, इसी प्रकार से आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं वो जो इम्प्लीमेंट हो रही है हमारे कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, उद्यानिकी विभाग, उनकी देखा। देन कोऑपरेटिव्स के खास तौर से ये जो
आपका फसल खराबे का मामला था, बीमा योजना के थे। फसल बीमा योजना का वास्तव में कितना लाभ हुआ, जैसे करीब 2023 में 195 करोड़ रुपए आपके फसल बीमा के मिले हैं, तो बताया कि अब कोई केसेस नहीं है। कई जिलों में काफ़ी केसेस अभी भी पेंडिंग है, उन पे डिस्कशन किया। तो किसानों के जैसे मान लो किसानी का कार्य करते हुए कई बार मतलब स्वर्गवास हो जाता है, उनके कोई केसेस पेंडिंग तो नहीं है, उनको दिया या नहीं दिया। पशु बीमा के अंदर वास्तव में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा नहीं हो रहा। ये जो मोबाइल यूनिट आई है, वेदर दे आर रियली फंक्शनल और नॉट, ये सारी जानकारी ली। बहरोड क्षेत्र के गांव उटोली में 4 मई को अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव सांसद जनसंवाद कार्यक्रम के तहत दौरा करेंगे। इस दौरान वे ग्रामवासियों और जनप्रतिनिधियों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और समाधान के निर्देश देंगे। इसके अलावा वे क्षेत्रवासियों का आभार भी व्यक्त करेंगे। माननीय सांसद श्री भूपेंद्र यादव जी दिनांक 4 मई 2025 रविवार को प्रातः 7 बजे ग्राम पंचायत मुख्यालय ऊंटोली में शहीद सतीश कुमार स्कूल में पधारेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य 4 पंचायतों व एक जगह पर जनसंवाद का कार्यक्रम रखा है, जिसमें ऊंटोली, कोहरी, महाराजावास और कोहराना ग्राम पंचायत के ग्रामवासी, जनप्रतिनिधिगण तथा महत्वपूर्ण लोग सब उपस्थित रहेंगे। गांव की समस्या, इलाके की समस्या से अवगत कराएंगे और हमको खुशी है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री जी और भूपेंद्र यादव जी और हमारे विधायक डॉक्टर जसवंत जी मिलकर के इस क्षेत्र के विकास के लिए पूर्णतः कटिबद्ध हैं। हमारे इस इलाके में पेयजल का जो संकट है उसके ऊपर बहुत गंभीरता से, गहनता से मंथन किया जा रहा है। मैं माननीय भूपेंद्र जी और विधायक डॉक्टर जसवंत जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे कोटपुतली, बहरोड, पूर्व संपूर्ण जिले को, संपूर्ण अलवर जिले को ERCP में शामिल करवाने का फैसला किया है, जिससे निश्चित रूप से हमारी पेयजल की समस्या का समाधान संभावित है। और माननीय भूपेंद्र यादव जी 4 तारीख को आएंगे। इलाके के जनप्रतिनिधि, इलाके के NGO के, इलाके के सभी लोग उनसे समस्याओं से अवगत करवाएंगे। सारी सरकार यहाँ पर मौजूद रहेगी, सारे प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे, पंचायत राज के जनप्रतिनिधि और अधिकारी सब उपस्थित रहेंगे। निश्चित रूप से इलाके के विकास के लिए माननीय भूपेंद्र जी संकल्पित है और बहुत समर्पित भाव से लगे हुए। हमको उम्मीद है कि जिले को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर गर्मियों में लोगों को बिना रुकावट साफ पानी मिल सके, इसके लिए स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग लगातार काम कर रहा है। अधिकारी गांव शहरों में जाकर पानी की सप्लाई और स्टोरेज की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसी के तहत लूणी विधानसभा क्षेत्र में अधिशासी अभियंता श्री महेंद्र किराड़ ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के दफ्तरों का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल के निर्देश पर माणकलाव डिग्गी का भी निरीक्षण किया गया, ताकि गर्मियों में पानी की सप्लाई बिना रुके जारी रह सके। पंप सेट कर दिया है, पंप चालू कंडीशन में है। आज की डेट में अंदर पानी की बढ़ रही है। AW का हार्ड है, आप बाहर देख रहे हैं। हमने चेक कर लिया, पंप चालू कंडीशन में है और खैराव फ्लोजर में पानी की दिक्कत यहाँ पर नहीं आई। पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में उचित मूल्य दुकानदारों की एक बैठक हुई है, जिसमें गिव अप अभियान को लेकर चर्चा की गई। प्रवर्तन अधिकारी श्री कमल कुमार पंवार ने बताया कि राज्य सरकार और खाद्य मंत्री के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है, ताकि जो लोग अपात्र हैं वे खुद सोच समझकर अपना नाम राशन सूची से हटा सके। पहले नाम हटवाने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2025 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मई 2025 कर दिया गया है। अगर इसके बाद भी कोई अपात्र व्यक्ति अपना नाम नहीं हटाता है तो सरकार उसके खिलाफ वसूली की कार्रवाई करेगी। आज मारवाड़ जंक्शन के पंचायत समिति सभागार में उपखंड क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में खाद्य विभाग के निर्देशानुसार गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना में लाभ ले रहे सक्षम और अपात्र परिवारों से स्वेच्छा से अपना नाम हटाने हेतु अपील की गई। ऐसे अपात्र परिवारों को चिन्हित कर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उचित मूल्य दुकानदार उनको मोटिवेट करेंगे कि वे स्वेच्छा से अपना नाम हटाए, ताकि किसी गरीब परिवार का नाम जोड़ा जा सके। इसमें यह अपील की गई है
कि 31 मई तक अगर वे अपना नाम स्वेच्छा से हटा देते हैं, आवेदन कर देते हैं, तो उनसे किसी प्रकार की कोई वसूली नहीं होगी। यदि वे 31 मई तक अपना नाम नहीं हटाते हैं तो उनसे नियमानुसार बाजार दर से वसूली की जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो ऐसे सक्षम परिवार जो आयकर दाता हो या किसी के परिवार के किसी सदस्य की अब सरकारी नौकरी लग गई हो या पहले पात्र थे लेकिन अब व्यापार इत्यादि कारण से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, तो वे स्वेच्छा से अपना नाम हटाने हेतु आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन राशन की दुकान पे भी वो कर सकते हैं या फिर स्वयं अपने मोबाइल से भी खाद्य विभाग की साइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। यदि वे स्वयं आवेदन नहीं कर सकते हैं तो नज़दीकी ई मित्र पर जाकर भी वे स्वेच्छा से अपना नाम हटाने हेतु आवेदन कर सकते हैं। राज्य में भजनलाल सरकार दिव्यांगजनों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस और संवेदनशील प्रयास कर रही है। भारत सरकार द्वारा संचालित स्वावलंबन पोर्टल अब प्रदेश के पात्र दिव्यांगजनों की पहचान और प्रमाणन का प्रमुख आधार बन रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी पात्र दिव्यांगजन विशेष दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। पोर्टल पारदर्शी तरीके से पात्रता की जांच कर संबंधित व्यक्ति को UDID कार्ड जारी करता है। इस प्रमाण पत्र के माध्यम से दिव्यांगजनों को कई केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे सहायता उपकरण, छात्रवृत्तियां, पेंशन, यात्रा रियायत, चिकित्सा सुविधाएं आदि का सीधा लाभ भी मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 25-26 के दौरान विशेष योग्यजन जो कि चलन निषेधता से पीड़ित है उनके लिए स्कूटी योजना का प्रारंभ किया गया है। इसके आवेदन पत्र 15 मई 2025 तक ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से लिए जा रहे हैं। योजना अंतर्गत ऐसे विशेष योग्यजन की आयु 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के मध्य की है और वो स्वयं का अध्ययन कर रहे हैं या स्वयं का रोजगार करते हैं या कोई खुद का व्यापार भी करते हो, ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता आधार पर स्कूटी दिए जाने का प्रावधान किया हुआ है। सर, क्या क्या आवेदन में मांगे जा रहे हैं, किस आधार पर लिए जाएंगे? आवेदन की सबसे महत्वपूर्ण जो पात्रता है उनमें सबसे राजस्थान का मूल निवासी हो, दूसरा वो विशेष योग्यजन हो जो भी चलन निषेधता की प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए। राज्य की चिकित्सालय द्वारा चिकित्सक का जो बोर्ड बना हुआ है उस बोर्ड के द्वारा उसके पास ऑनलाइन प्रमाण पत्र होना चाहिए ये, और उसके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। अच्छा, कहीं से भी आवेदन कर सकता है, किसी भी मित्र से या कोई? वो राजस्थान के किसी भी मित्र से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। और राज्य सरकार द्वारा 24-25 में भी स्कूटी के आवेदन आमंत्रित करवाए गए थे, जिसमें जोधपुर ग्रामीण और शहर दोनों मिलाकर 86 विशेष योग्यजनों को पात्रता आधार पर स्कूटियां वितरित की गई है। भजनलाल सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयास अब जमीन पर असर दिखा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में हाल ही में खैरतल तिजारा के समाज कल्याण कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्री किशोर कुमार ने की, जहां जिले के मांसपेशीय दुर्विकास से पीड़ित 5 विशेष योग्यजनों को इलेक्ट्रिकल पावर व्हीलचेयर प्रदान की गई। इस सहयोग ने न सिर्फ उन्हें राहत दी बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया भरोसा भी दिया। राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा कुल 13 प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए गए थे। जो एक पर्टिकुलर टाइप की बीमारी होती है उसका नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हिंदी में इसे मांसपेशी विकार कहते हैं। ऐसे लोग जो 80% से ज़्यादा इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं, जिनका सर्टिफिकेट हम इस तरीके से बनाते हैं कि भाई जिनका 80% से ज़्यादा शरीर में विकार हो, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, उनको राज्य सरकार के द्वारा मदद इस तरीके से की जाती है कि उनको ये ट्राईसाइकिल ऑटोमेटिक बैटरी ड्रिवन साइकिल होती है, जिसमें वो लोग अपने आपस में आराम से बैठ के इधर उधर जा सकते हैं, अपना काम सामान्य लोगों की तरह कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे कुल 13 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे। समाज कल्याण विभाग ने उनकी स्क्रूटनी करके और ऐसे व्यक्ति जिनको 80% ज़्यादा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी उन लोगों को आज हमने एक छोटे से कार्यक्रम में 5 लोगों को ये वाली हमने दी है, जब इसकी कीमत जो है मोटे तौर पे 1 लाख रुपए के आसपास है। कम्प्लीटली बैटरी ड्रिवन है और इससे एक आदमी का सामान्य काम बड़ी आसानी से घर पर बैठ कर हो सकता है। तो 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए नमस्कार।